नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। फर्स्ट ग्रेड की क्लास बीच में ब्रेक ज्यादा आ गया था। हालांकि सेकंड ग्रेड की तो अपनी शुरू हो गई थी, लेकिन फर्स्ट ग्रेड की क्लास में ब्रेक ज्यादा, क्योंकि वैसे भी सैटरडे संडे को क्लास दे पाता हूँ। आज की जो क्लास है साथियों, आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि ये जो स्लाइड्स आप देखेंगे उस पर बहुत मेहनत की गई है और अच्छी तरीके से बताऊंगा। हालांकि मेहनत जो है वो किसी के ऊपर ऐसे मतलब वो नहीं है, मुझे शौक ही है और ये पढ़ाने का जो, तो ये अपने आज बहुत बढ़िया तरीके से इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो साथियों आपको करना ये है कि हाँ, कि आपको ये स्लाइड्स जो मिलेगी इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा और व्यवस्थित तरीके से नोट्स बना देना। और इस चीज को समझ लेना, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए जो भी स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं। और आप लोग जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी विचलित नहीं होना है। जो लक्ष्य पकड़ लिया है उसे बस पकड़ के चले, कहीं कोई विचलित होने की आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए, समय को ज्यादा व्यर्थ नहीं करते हुए सीधे सीधे अपन शुरू करेंगे आज का टॉपिक, जो है अपने प्रमुख शिक्षा केंद्र। ठीक है, यहीं पे अपन ने छोड़ा था और प्रमुख शिक्षा केंद्र वाला टॉपिक आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है साथियों, बढ़िया तरीके से समझ लेना। अब क्या है, चलिए ये स्लाइड शायद यहाँ पे दूसरी वाली आ गई है शायद, एक मिनट। ये प्रथम स्लाइड अपनी आ गई है। चलिए अब अपन जो है इसको शुरू करते हैं। आज का अपना जो टॉपिक है साथियों, वो है प्राचीन काल में प्रमुख शिक्षा के केंद्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ये देखा गया है। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपका प्रश्न कोई भी छूटे नहीं। ठीक है, सबसे पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अपन ने ली है यहाँ पे तक्षशिला। तक्षशिला जो है वो तक्ष के नाम पर इसका नाम पड़ा। ये तत्कालीन गांधार की राजधानी था और वर्तमान में ये जो है रावलपिंडी पाकिस्तान के अंदर पड़ता है। अब तक्षशिला भारत में नहीं है, सबसे पहली बात तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये माना जाता है कि विश्व में उस समय सबसे पहला विश्वविद्यालय ऐसा रहा था जहां विश्व के बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते थे और बहुत ख्याति प्राप्त था। ये बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। ठीक है, तो वर्तमान में ये वर्तमान स्थिति इसकी कहां है? रावलपिंडी पाकिस्तान। तक्षशिला जैसे ही पूछे ध्यान रखना कि रावलपिंडी पाकिस्तान के अंदर अब ये है। ठीक है, स्थापना इसकी राजा भरत द्वारा की गई 700 ईसा पूर्व, यानी कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की गई है। यह आपको ध्यान में रखना है। प्रशासक इसका जो था वो तक्ष था, जो भरत का पुत्र था, और इसी तक्ष के नाम पर इसका नाम तक्षशिला पड़ा। ठीक है ना। यहां पे मैं आपके लिए लिख लेता हूं, तक्ष के नाम पर इसका नाम पड़ा, ताकि आपके ये चीज ध्यान में रहे। और ये ध्यान रखना, ये तक्ष के नाम पर जो राजा भरत के पुत्र थे इनके नाम पर तक्षशिला नाम पड़ा है। देखो जहां जहां से प्रश्न बनते हैं, क्वेश्चन मेकिंग पैटर्न पकड़ के चलेंगे अपन, और नोट मेकिंग पैटर्न है अपना। ठीक है, उपनाम भारत का द्वार कहा जाता था, इसे भारत का द्वार कहा जाता था, और ये विश्व का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। तो एक उपनाम आप ये भी लिख सकते हो कि ये विश्व का पहला विश्वविद्यालय माना जाता था। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये चीज भी ध्यान रखना। जो नदियां थी वो सिंधु और झेलम नदी के बीच में ये स्थित था, या ऐसे पूछ ले कि कौन सी नदी के किनारे था, तब भी आपको ध्यान रखना है कि सिंधु और झेलम के किनारे ये तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थापित था। ये तत्कालीन गांधार की राजधानी राजधानी था। अभी मैं इसके ना आपको मैप में भी बताऊंगा, ये चीजें आज सारी आपको मैं क्लियर करूंगा कि कैसे है। देखो तक्षशिला को यदि देखा जाए तो उस समय देखो ये मतलब काल्पनिक है, और ये जो है उसकी खोज की गई तो खंडर के रूप में ये चीज मिली है ना। और ये जो है एक काल्पनिक चित्र की ऐसा तक्षशिला विश्वविद्यालय रहा होगा। इसके बारे में ये बताया जाता है कि आजकल की जो यूनिवर्सिटी है ऐसी कोई बड़ी यूनिवर्सिटी ये नहीं होगी। एलन अल्तेकर इसके बारे में कहता है कि ये मतलब ऐसी यूनिवर्सिटी है जो अलग अलग आचार्य, अलग अलग तो छोटे छोटे गुरुकुल खोल के लगभग बैठे होंगे और उनके अधीन विद्यार्थी रहे होंगे, और वो पूरा क्षेत्र जो है एक विश्वविद्यालय के रूप में जाना गया। इस तरीके से इसके बारे में बताते हैं कि छोटे छोटे गुरुकुल होंगे और उन सबका जो है ये नेतृत्व तक्षशिला क्षेत्र जो है वहां शिक्षा का नेतृत्व करता है। देखो ये आप देख पा रहे हो, ये तक्षशिला है और ये खुदाई के बाद मिले हुए खंडर जो है वो उसका फोटो है, और ये काल्पनिक है कि ऐसा रहा हो।
विश्व में ज्ञात सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला है। यह 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास खुला और आज तक्षशिला के खंडर इसके अतीत के गौरव के बारे में बताते हैं। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। तो साथियों अब अगली स्लाइड पर अपन बढ़ते हैं। अभी तो तक्षशिला में अपन को बहुत कुछ पढ़ना है ना। अब देखो यहाँ पूरे विश्व के लगभग कितने 10,500 यानी लगभग 10,000 भी कह सकते हो आप। आजकल की भाषा में यदि कहा जाए तो 10K, ठीक है, ऐसे याद रह जाएगा। तक्षशिला में कितने विद्यार्थी थे? 10K। पूरे विश्व के 10,000 विद्यार्थी, लगभग 10,500 भी मिलता है, कई आंकड़े अलग अलग मिलते हैं। तो 10,500 आप मान सकते हैं कि यहाँ विद्यार्थी अध्ययन करते थे। यहाँ पढ़ने वाले विषयों में 60 से अधिक विषय पढ़ाए जाते थे। मतलब आप ये कह सकते हो कि ऐसा कोई भी विषय नहीं था जो बाकी रहा हो। सारे के सारे, चिकित्सा है, गणित है, आयुर्वेद है, सब कुछ पढ़ाया जाता था। वेद, वेदारंभ, सारे जितने थे लगभग सारे ये चीज पढ़ाए जाते थे। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि इसमें वेद, वेदांत, दर्शन, व्याकरण, अर्थशास्त्र, ठीक है ना, ये अर्थशास्त्र लिख दिया, अर्थशास्त्र है। चलिए मैं इसको आपको हाथों हाथ यहाँ पे इसको कर देते हैं अपन थोड़ा सा। ये क्या है कि कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर आप इसको है ना मिटा दें। ये भैया ऐसा है, पहले बनाई हुई स्लाइड होती है तो ये मिटता नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। जो मैं अब लिख रहा हूँ वो चीज मैं मिटा सकता हूँ, जो पहले आपके लिए स्लाइड बना दी है वो मिटेगी नहीं। तो अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध विद्या, शस्त्र संचालन, ज्योतिष, चिकित्सा, सब कुछ, मतलब कुछ भी बाकी नहीं। 60 विषय कह दिया मैं। आजकल 60 स्ट्रीम किसी कॉलेज में मिलती है क्या? आप देखो तो विश्वविद्यालय है ये, तो विश्वविद्यालय में तो मिलेगी। तो मतलब जो यहाँ पढ़ने वाले विद्वान थे वो बहुत वास्तव में विद्वान थे और उन्होंने यहाँ अध्ययन भी किया और अध्यापन भी करवाया, यानी पढ़े भी और पढ़ाया भी। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब देखो उनमें से कौन कौन प्रसिद्ध यहाँ से पढ़े हैं, उनमें देखो आप देख पाओगे यहाँ पे। चलिए, कौशल नरेश प्रसेनजीत, कौशल नरेश प्रसेनजीत यहाँ से पढ़ा है। ये मतलब बुद्ध के बहुत ही बुद्ध के अनुयायी कह सकते हो। ये कौशल नरेश प्रसेनजीत का एक हिस्ट्री वाले विद्यार्थी होंगे तो उनको ध्यान होगा कि एक इन्होंने सेंटेंस कहा था, एक वाक्य कहा था कि अहम अपि कौशलको बुद्ध अपि कौशलको, अहम अपि अस्थितिको बुद्ध अपि अस्थितिको, यानी मैं 80 वर्ष का हूँ, बुद्ध भी 80 वर्ष के, मैं भी कौशल का हूँ, बुद्ध भी कौशल के। मतलब एक अपनी वो उनके प्रति मतलब श्रद्धा व्यक्त की थी। ये वही प्रसेनजीत है, ठीक है। पतंजलि वहां वासी वगैरह, पतंजलि आप जानते हो, पाणिनि संस्कृत के विद्वान देख लो। चरक जो है कनिष्क के समय आयुर्वेद का बहुत बड़ा ज्ञाता था, चिकित्सा का बहुत बड़ा ज्ञाता था ये। चाणक्य, कौटिल्य से कौन परिचित नहीं है? विष्णुगुप्त अपन ने पढ़ा है इसको तो व्यवस्थित तरीके से, अर्थशास्त्र वगैरह इसकी किताबें। बिंबिसार का राजवेद, बिंबिसार का राजवेद जीवक, और इस जीवक ने जो है अवंती के चंड प्रद्योत का इलाज भी किया था। ये कुछ हिस्ट्री के तथ्य हैं। जो अदर स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं वो कंफ्यूज मत होना, आप सिर्फ ये ध्यान रख लेना कि देखो प्रसेनजीत, पतंजलि, पाणिनि, चरक, चाणक्य, बिंबिसार का राजवेद, ठीक है ना, जीवक, ये सब लगभग यहाँ से पढ़े हैं। यानी कि ये यहाँ से जो निकले थे वो विद्वान निकले थे और बहुत बढ़िया मतलब स्तरीय पढ़ाई होती थी, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये थे, ठीक है। इसका उत्थान काल जो है वो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से देखो ये हुआ है। तो 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी तक इसका उत्थान काल रहा। इसके बाद में जो है 4वीं शताब्दी तक, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी तक रहा और लगभग 6ठी शताब्दी के इर्द आते आते ही पूरी तरीके से इसका जो है नष्ट हो गया था, पूरी तरीके से विनाश हो गया था। देखो यहाँ एक आचार्य के पास सामान्यतः तो 100 विद्यार्थी और अधिकतम 500 विद्यार्थियों की संख्या होती थी। अब मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दिया है कि ये मतलब ऐसा विश्वविद्यालय था जिसमें अपन मान सकते हैं कि अलग अलग आचार्यों के पास में अलग अलग शिष्य रहा करते थे। जो बात यहाँ से साबित हो जाती है, हो रही है कि नहीं, मतलब मैं आपको सिद्ध करके बता रहा हूं। हालांकि इतिहास में कोई चीज सिद्ध नहीं होती क्योंकि इतिहासकारों में भी मतभेद बहुत है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीज कही तो कैसे इसको प्रमाणित किया जा सकता है, तर्क कैसे दिया जा सकता है, ठीक है। अपन अनावश्यक बात कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ पढ़ाई की। मतलब पढ़ाई वाले जो विद्यार्थी होंगे ना उन्हें बहुत आनंद आएगा और हकीकत मतलब अपना कोर्स चलेगा टाइम पीरियड, क्योंकि 2 दिन है ले रहे हैं अपन, हो सकता है आगे थोड़ा सा टाइम सेट हो जाए तो मैं 3 दिन भी आपकी क्लास ले सकता हूँ। हालांकि मेरे ऊपर क्या है, वर्कलोड बहुत ज्यादा रहता है। स्कूल से आने के बाद आपकी स्लाइड्स बनाता हूँ, उसके बाद में ये सारी चीजें, क्योंकि स्लाइड्स के लिए मैं किसी के भरोसे नहीं रह सकता,
क्यों, मुझे क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, तो मैं खुद इसके ऊपर मेहनत करता हूँ, किसी के भी भरोसे नहीं रहता हूँ। तो इसीलिए ये जो है मेरे लिए थोड़ा सा ये सब एडजस्ट करना मुश्किल रहता है, इसलिए मैं 3 दिन नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि 5 दिन सेकंड ग्रेड के बेचारे विद्यार्थी हैं, उनकी रीट वाले भी विद्यार्थी वही क्लासेस पढ़ रहे हैं, तो लगभग आप भी पढ़ रहे होंगे मुझे लग रहा है, तो उन सभी के लिए मैं ये ड्रॉप नहीं कर सकता। आप लोगों की बहुत मांग के कारण मुझे शनि रवि को ये शुरू करनी पड़ी, लेकिन मैं आपका कोर्स आपकी वैकेंसी आने से पहले पूरा करवाकर रिवीजन भी मतलब एग्जाम होने से पहले पूरा करवाकर रिवीजन भी करवा दूंगा। वैकेंसी तो थोड़े समय में आने वाली है। अब देखो यहाँ पाठ्यक्रम की भाषा जो थी वो साथियों संस्कृत थी, और संस्कृत भाषा है तो लिपि कौन सी होगी, ब्राह्मी लिपि होगी। लेकिन बाद में खरोष्टी का प्रभाव पड़ने लगा, कैसे, लेकिन यहाँ पे ईरानियों का प्रभाव पड़ने से खरोष्टी लिपि का प्रभाव बढ़ा है, बाद में बढ़ा है। पहले यानी कि अधिकांश जो थे वो संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि के अंदर था। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आ गई। अब क्या है, मतलब ये स्लाइड है, अब ये स्लाइड है, आपने नोट्स बनाए, नोट्स बनाओगे, क्या याद करना है, याद करना है सिर्फ 10,500 के लगभग तो यहाँ पे विद्यार्थी पढ़ते थे, विश्व के सब जगह के आते थे, सारे 60 तरह के लगभग विषय थे जो पढ़ाए जाते थे, और प्रसेनजीत, बिंबिसार का राजवेद जीवक और ये सारे जो है यहाँ पे चाणक्य है, पतंजलि, पाणिनि, ये सब जो यहाँ पढ़ते थे, मतलब विद्वान लोग पढ़ते थे। बस ये स्लाइड याद हो गई, क्या है, संस्कृत ब्राह्मी लिपि, क्या पीछे क्या रहा, याद है, मैं कह रहा हूँ आपको याद है, और याद हो गई हाथों हाथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे अपन जो वैसे जो पढ़ने जा रहे हैं आज अपन विश्वविद्यालय सारे के सारे मतलब प्रमुख शिक्षा केंद्र, यदि भारत के नक्शे में अब देखा जाए, मैंने आपको कहा था कि मैं नक्शे में आपको बता दूंगा, ठीक है ना, यदि भारत के नक्शे में देखा जाए साथियों तो ये प्रमुख शिक्षा केंद्र है। ठीक है, ये तक्षशिला देखो यहाँ पे है। ठीक है, वर्तमान में अपन ने क्या कहा कि ये पाकिस्तान के रावलपिंडी में है, तो तक्षशिला की पोजीशन ये है। ये वल्लभी है जो गुजरात के अंदर पड़ता है, अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये बनारस काशी देखो, ये जो है हिंदू धर्म का मुख्य प्रमुख शिक्षा केंद्र था उस समय। ये नालंदा जो मोस्ट इंपोर्टेंट अभी आगे आएगा आपने, ये उदयंतपुरी जो आप कह सकते हो उदयंतपुरी, ये एरो देखते रहना आप कहाँ कहाँ इनकी पोजीशन है। ठीक है, ये सोमपुरा विश्वविद्यालय, जगदला और विक्रमशिला बहुत इंपॉर्टेंट है, पुष्पागिरी, नागार्जुनकोंडा, ये सब इनमें से देखो मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ना वो मैं आपको बता दूं, एक तो है आपके तक्षशिला, एक है आपके नालंदा, जिसमें से आप सवाल छोड़ नहीं सकते, एक विक्रमशिला। ठीक है, वल्लभी में से भी 2-3 सवाल बनते हैं, ज्यादा नहीं बनते, यानी कि 1, 2 और 3, ये 3 तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसको इस तरीके से ही अपने पूरी लगभग मैं कोशिश मैंने की है कि इसको व्यवस्थित तरीके से पढ़ा जाए। ठीक है ना, अब देखो तक्षशिला के खंडरों की खोज किसने की, तक्षशिला मतलब वो तत्कालीन था, ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में स्थापित हुआ था, तो किसी न किसी ने खोजा है इसको, और खोजा है तो फिर खोदा है यानी खुदाई की है। तो यहाँ पे इनकी सर्वप्रथम जिसने खोजा ना खंडरों को वो था कनिंगम। किसने खोजा, कनिंगम ने। और कनिंगम तो था पहले नंबर पर, और दूसरे नंबर पे यदि कहा जाए तो मार्शल था, जॉन मार्शल। जब अपन अपने क्या बोलते हैं कि ये हड़प्पा सिविलाइजेशन वगैरह पढ़ते हैं तो ये कनिंगम और मार्शल अपने लिए बिल्कुल फेमिलियर शब्द हो जाते हैं, बार बार आते हैं, बार बार पूछा जाता है, पुरातत्व विभाग से संबंधित है ये, तो इनके बारे में बार बार पूछा जाता है। और इतिहास के जो प्रॉपर विद्यार्थी है वो इनसे बहुत अच्छी तरीके से परिचित होंगे, क्योंकि उन्होंने हड़प्पा में वगैरह इसको बहुत बार पढ़ा है। ज्यादा मैं डिटेल डीप में नहीं ले जाऊंगा यहाँ, क्योंकि मुझे सारे विद्यार्थियों का ध्यान रखना पड़ता है, साइंस वाले भी है, दूसरे भी है, तो वो फिर क्या मतलब ये तो है कि मैं तो जानकारी देता जाऊंगा तो वो खत्म ही नहीं होगी, लेकिन आप लोगों का स्तर फिर वो यहाँ जो काम की चीज नहीं है वो मैं नहीं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। ठीक है ना, अब देखो तक्षशिला से प्रभावित धर्म यानी कि यहाँ पे कौन से धर्म की ज्यादा शिक्षा दी जाती थी, तो दिखती बात है यहाँ पे जो है बौद्ध धर्म की ज्यादा शिक्षा दी जाती थी, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित ये ज्यादा था। ठीक है ना, तो बौद्ध धर्म की यहाँ पे आप कह सकते हो कि बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। यूनेस्को ने विश्व धरोहर में इसे शामिल किया, ये किया है आपके 1980 में इसे विश्व धरोहर में शामिल कर दिया यूनेस्को ने। फायान ने तक्षशिला के बारे में जो शब्द प्रयोग किया वो है चोशलो। अब ये फायान, अब ये वेंसवांग, ये सब ऐसे ही शब्द, अब जैसे फायान की पुस्तक है फोकुओकी, तो ये मतलब इनकी चाइनीज भाषा में ये रखे हुए हैं। अब युआन चुआंग, हेंसवांग का नाम जो है युआन चुआंग है, भारतीयों की जुबान जो है अच्छे तरीके से बोल नहीं पाते थे तो उन्होंने हेंसांग नाम कर दिया।
है। अब जैसे इंडसइंड बैंक है, तो मैं क्लियर बताऊं कि अपन मारवाड़ी कल्चर वाला है ना, नई नई इंडसइंड बैंक खुली जो अर्नसेंट बैंक ही कहता, और हाल ही कई जना अर्नसेंट बैंक ही के एक जनो तो फोन मत गया कि अब बैंक तो है बाकी मैं एड्रेस नहीं बता सकूं, और बैंक को ना मतलब बैंक नहीं मिल रही है, तो के बैंक को नाम आगती पागती किने पूछो क्या यूं तो मैं नहीं बोल सकूं यार, कवल की कौन बोलूं, मतलब खराब कैसे बोलूं, खराब के बोलो, बैंक को नाम है, अरे बैंक नाम पर एडो कोई नाम रखे के बहुत पूछने पर बताया कि अनसंट बैंक, अरे अनसंट कोई नाम रखे तो ये भारतीयों के क्या है, फिर वो अपभ्रंश के कारण नाम बदल देते हैं। चलिए अब ये आपको ध्यान रखना है तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में। अब वैसे देखा जाए तो ये देखो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय फायान आया था यहाँ पे, और फायान को जो है इन्होंने भेजा था तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में पता करने के लिए, लेकिन ये जब वहां जाता है तो इसको कुछ ऐसा वहां पे मिलता नहीं है, क्योंकि तब तक जो है विनाश की ओर अग्रसर हो चुका होता है, तब ये इसके लिए यहाँ पे चोसलो शब्द का प्रयोग करता है। ठीक है, इतनी सी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। और 6ठी शताब्दी तक तो लगभग पूर्णतः तक्षशिला विश्वविद्यालय नष्ट हो चुका था। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई होगी बात। आगे बढ़ते हैं, और ये चीज ये मैं सारी पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ये लगभग कल दोपहर तक मैं आपको दे दूंगा तैयार करके इसको, है ना। तो यहाँ पे आप ये थोड़ा सा नोट कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं अपन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अपने आ चुकी है, नालंदा विश्वविद्यालय की ये कह सकते हैं इसका महत्व तक्षशिला से भी ज्यादा है एग्जाम की दृष्टि से, प्रश्न बहुत बनते हैं यहाँ से। ठीक है, और वैसे भी देखो ये वो तो पाकिस्तान में वर्तमान में स्थित है, और ये वर्तमान में भारत के अंदर ही स्थित है। तो ये जहां है साथियों, ये बिहार के अंदर है, और बिहार में भी राजगिरी के पास। ठीक है, राजगिरी उस समय देखो मगध पड़ता था यहाँ, राजगिरी के पास वर्तमान में तो नालंदा ही जिला है बिहार के, और जो विद्यार्थी हैं या बिहार के रहने वाले उनको पता है नालंदा एक जिला भी है। तो इसकी खोज भी कनिंगम, खोज के अंदर आपको कुछ नहीं आए तो आप कनिंगम के साथ जा सकते हैं। इसकी स्थापना किसने की, इसकी स्थापना साथियों कुमार गुप्त ने की, कुमार गुप्त प्रथम। और हेनसांग ने इसके लिए हेनसांग जब अपना विवरण देता है तो उसने कुमार गुप्त ने की ऐसा नहीं बताया, उसने बताया कि शक्रादित्य ने की। क्या कहा, शक्रादित्य ने इसकी स्थापना की। और शक्रादित्य किसने बताया, हेनसांग भाई साहब बतायो, युआन चुआंग नाम क्या देखो हेनसांग अपना ही है, लगातार युआन चुआंग बोलोगे ना हेनसांग आएगा। तो हेनसांग के अनुसार कुमार गुप्त प्रथम ने इसकी यानी शक्रादित्य ने इसकी स्थापना की है। ठीक है, यहाँ पे साथियों छात्रों की संख्या लगभग कितनी थी, तो यहाँ पे भी लगभग जो है 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे ऐसा बताया जाता है। 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, और लगभग 1510 जो है आचार्यों की संख्या थी कि 1510, लगभग कई जगह 2000 भी बताए। ठीक है, विद्यार्थी जो है 10,000 के समथिंग बताते हैं, ये यहाँ पे भी 10,000 पढ़ते थे, और अपने क्या कहते हैं कि आचार्यों की संख्या 1510, और कई जगह आपको है ना 2000 भी मिलेगा, कई जगह लिखा हुआ आपको 2000 भी मिलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि एकदम एक्यूरेट जानकारी क्यों निकल के नहीं आ पाती है, उसका कारण यह है साथियों कि बख्तियारुद्दीन खिलजी यहाँ पे कमाया है। कैसे कमाया बताता हूं आपको। बख्तियार खिलजी है ना, मुगल काल में यदि कोई तोड़ फोड़ या कोई ऐसे नष्ट करने का काम आया ना, औरंगजेब को बिना मतलब आंख मीच के अपन सही कर सकते हैं। और यहाँ पे प्राचीन काल में यदि कोई कमाया है तो बख्तियार खिलजी कमाया है। मतलब एक तरह से यूं कह दो आप कि ये ज्ञान और मतलब अच्छी जो चीजें थी उसका दुश्मन ही था एक तरह से। पता नहीं इसने इतनी मूर्खता का काम क्यों किया, वो मैं चीज बताता हूँ। चलिए इसके बारे में एक किंवदंती भी है जो अभी मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे जो कक्ष थे साथियों उनकी संख्या 7 थी, कक्ष की संख्या 7 थी, और ये 7 तो थे बड़े कक्ष, वैसे 7 तो थे बड़े कक्ष, और छोटे कक्षों की संख्या बताते हैं कि 300 थे, 300 छोटे कक्ष थे। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब देखो वर्तमान में यदि देखा जाए खंडर के रूप में जो नालंदा विश्वविद्यालय की खुदाई के बाद में ये खंडर के रूप में मिला है, तो वो तो आप ये जो फोटो देख पा रहे हो ये मिला है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, यहां लिख देता हूं
ये शायद पेन आपको नहीं दिखेगी, दूसरी पेन ले लेते हैं अपन। ठीक है, नालंदा है ये। वर्तमान में यदि देखा जाए तो ये इस तरीके से मिला है, क्योंकि देखो उस समय प्राचीन काल, उस समय की बात है, और इसको तो जला दिया था। लगभग कोई बताता है कि 3 महीने तक आग जलती रही, कोई बताता है 6 महीने तक आग जलती रही, लेकिन अभी जो इसकी बात करेंगे अपन, तो ये नालंदा लगभग इस तरीके से रहा। और यदि इमेजिनेशन किया जाए कि ये वास्तव में कैसा होगा, कि उस समय ये कैसा रहा होगा, तो ये फोटो है ना। ये फोटो आप देख रहे हो कि मान लो ये जो चीज है ना, ये यहां आई होगी, ठीक है। जो समझ रहे हैं उनको मतलब बहुत बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगी। ये यहाँ आई होगी। अब आप ये देख पा रहे हो कि यहाँ ये सीढ़ियां हैं, तो ये यहाँ सीढ़ियां रही होगी, और इस तरीके से इसका ये जो है बार एंट्रेंस यहाँ रहा होगा, ये पास में जो बना हुआ है वो देखो ये यहाँ रहा होगा। तो ये इस तरीके से मॉडल इसका नालंदा विश्वविद्यालय का रहा होगा, जो मेरे ख्याल से इन चित्रों को देखने के बाद में दोनों तुलनात्मक आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। बहुत विशाल था ये, खूब बड़ा था, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि ये सीढ़ियां वड्डियां मैं यहाँ से ये थोड़ी सी मिटा देता हूँ यहाँ, ताकि आप सीढ़ियां बराबर से देख पाओ। तो ये जैसे सीढ़ियां बनी हुई है, तो ये भी सीढ़ियां बनी हुई है ना, ये सीढ़ियां, और इस तरीके से ये उस समय रहा होगा। ये वर्तमान में इस तरीके से नहीं है। वर्तमान में कैसा है ये भी मैं क्लास के अंत में बताऊंगा। मैंने इसके वर्तमान के फोटो भी, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो कैसी है वर्तमान में, वो मैं आपको अंत में बताने वाला हूँ। उसके फोटो भी मैंने साथ में ऐड किए हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चित्रों से आपके अंदर दिमाग में बहुत एकदम सही तरीके से ये चीज बैठ जाएगी कि ये कैसा था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, यहाँ पे ये चीज हो गई अपने। अभी नालंदा में अपन को बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। चलिए पेन अपने वापस आ जाते हैं। प्रमुख आचार्य जो यहाँ पे यहाँ से संबंधित है या यहाँ पढ़ाते थे, आचार्य का नाम आते ही समझ लेना आपको कि शिक्षक थे, ठीक है ना। तो प्रमुख आचार्य जो थे उसमें से शांत रक्षित, दिगनाग, धर्म कीर्ति, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती, स्थिरमती, ज्ञान मित्र, प्रभा मित्र, जीन मित्र, नागार्जुन, वसुबंधु, असंग, शीलभद्र आदि और भी बहुत थे, और भी बहुत थे। 1510 अभी अपन ने संख्या पढ़ी ना, 1510, लेकिन मुख्य मुख्य मैंने बताया, जिसमें से आप गुणमती, स्थिरमती और ये वल्लभी में भी देखोगे, वहां भी ये जो है बौद्ध विद्वान थे, तो ये वहां भी अपन को पढ़ने में मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, देखो एक तो मित्र मित्र पीछे लगा हुआ है, इनके ज्यादातर जो है मित्र लगा होगा या बंधु लगा होगा। देखो कैसे, प्रभा मित्र, ज्ञान मित्र, है ना, और अपने ये बंधु वाला ये आ गया वसु बंधु वगैरह, इस तरीके से नाम है। अब देखो याद कैसे होता है, हो जाएगा वैसे। जो इसमें से मतलब आपको मुख्य मुख्य जो याद रखने हैं ना, उसमें आपको एक तो याद रखना है साथियों शीलभद्र, ठीक है। एक राहुल मित्र आएगा आगे नाम, वो ध्यान रखना है। एक शांत रक्षित आपको ध्यान रखना है। यहाँ से मोस्ट जो आप भूल नहीं सकते हो, उनको आपको हर हाल में याद रखना है। उनमें से एक शीलभद्र, शांत रक्षित, राहुल मित्र, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे किस धर्म की शिक्षा दी जाती थी, तो यहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, बौद्ध धर्म से संबंधित था, ठीक है। बौद्ध धर्म की भी दी जाती थी, और हिंदू धर्म भी आप कह सकते हो, बौद्ध के साथ में हिंदू धर्म भी कह सकते हो, ठीक है। मुख्यतया बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। हैंसांग के समय यहाँ के कुलपति, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, हैंसांग के यहाँ के कुलपति जो थे वो शीलभद्र थे, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा है, अब मतलब आप कुलपति को यूं कह सकते हो। अब वर्तमान में यदि कहा जाए तो चांसलर कहते हैं ना, कुलपति जो होते हैं, आप समझ जाओगे इस शब्द से, समझ जाओ हेड है, मतलब मुख्य है, प्रधान है, ठीक है ना। तो कुलपति उस समय शीलभद्र थे। हैंसांग के समय मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है, ठीक है। और इत्सिंग के समय जो थे वो राहुल मित्र थे, ठीक है। इत्सिंग जब आया उस समय राहुल मित्र थे। इत्सिंग भी चीनी यात्री है, तो इत्सिंग के समय राहुल मित्र थे, और हैंसांग के समय शीलभद्र थे। कैसे याद रखोगे, चलिए मैं थोड़ा सा आपके लिए आसान कर देता हूं। हसी, ठीक है, हैंसांग, शीलभद्र, इस तरीके से याद रख लें आप। और यहाँ पे आप लगा देना कुछ भी, ईरा कर देना, या तो या ई राहुल या ए राहुल, इस तरीके से कर देना। थोड़ा सा इत्सिंग को एत्सिंग पढ़ लेना, तो आपको याद हो जाएगा। वैसे कंफ्यूजन एक चीज में इसमें ही होगा, तो यहाँ पे आप शीलभद्र ऐसे याद रख लोगे, हसी, हैंसांग, शीलभद्र, हसी से आपको याद रखना है, ठीक है। हसी काम आएगी आपके, ठीक है। चलिए
यहां से साथियों बौद्ध धर्म के प्रचार है तो चंद्र गोमिन सबसे पहले पूछा जाए कि सबसे पहले किसको भेजा, तो चंद्र गोमिन को भेजा तिब्बत, और उसके बाद में शांत रक्षित को तिब्बत भेजा गया। अब तिब्बत यहां से जो है ना बौद्ध धर्म यहाँ डेवलप हो रहा था, यहाँ पे फल फूल रहा था, फिर तिब्बत में कैसे फलने फूलने लगा उसकी भी मैं आपको चीज अभी बताऊंगा यहाँ पे। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले यहाँ से बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु तिब्बत किसी को भेजा था, तो चंद्र गोमिन को भेजा था, और उसके बाद में शांत रक्षित को भेजा है। ठीक है, शांत बाद में किया है, चंद्र को बाद में शांत किया, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, चंद्र को बाद में शांत किया। नालंदा एक प्रसिद्ध पुस्तकालय था जिसका नाम था धर्मगंज, या फिर इसको कई जगह धर्मराज भी कहते हैं। ठीक है, धर्मराज भी कहा गया है। तो इस ये प्रसिद्ध पुस्तकालय धर्मगंज, और पुस्तकालय से संबंधित यदि कहीं से भी प्रश्न पूछे आपको कोई भी शिक्षा केंद्र से, तो आपको आंख बंद करके नालंदा कर लेना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा पुस्तकालय था और इसके अंदर 3 बिल्डिंग थी। मैं अगली स्लाइड में वो चीज बताने वाला हूं आपको। इसमें देखो 9 मंजिला 3 भवन थे। ठीक है, जिनमें लगभग 3 लाख से अधिक पुस्तकें थी। कोई बताता है कि 3 लाख थी, कोई बताता है कि 9 मिलियन यानी कि 1 मिलियन यानी 10 लाख, और 9 मिलियन यानी कि 90 लाख किताबें। इन किताबों के बारे में कहा जाता है कि जब बख्तियारुद्दीन खिलजी ने इसको जलाया था, तो ये मतलब इसकी आग जो है 6 महीने तक शांत नहीं हुई, इतनी किताबें अंदर यहाँ पे थी। और इस तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा कितना बड़ा इतिहास जो है वो नष्ट कर दिया गया। तब हम अब जाकर जो है मुगल कालीन इतिहास, सल्तनत कालीन इतिहास ये ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा जो वास्तविक इतिहास था ना, वो कितना बड़ा इतिहास जो है इस पुस्तकालय के अंदर क्या है, ग्रंथ ही तो होते हैं सब। पुस्तकालय के अंदर कई पांडुलिपियां वगैरह सारी की सारी नष्ट कर दी गई। तो एक बहुत बड़ा इतिहास जो है यहाँ जला दिया गया था। ठीक है, चलिए ये आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अपन। यहां पे देखो साथियों, धर्मगंज के जो 3 भवन थे, उन तीनों भवन के मैंने आपको नाम बताए हैं यहाँ, जिसमें से एक था रत्न सागर, एक था रत्न दधी, और एक था रत्न रंजक। जिसमें से ये रत्न दधी जो था ना सबसे बड़ा माना जाता था इसे। ठीक है ना, रत्न दधी सबसे बड़ा था। यदि इसे याद करना हो साथियों, तो एक ट्रिक देना चाहूंगा मैं आपको कि इसको कैसे याद करें। कि यहाँ पे 3 जो ये भवन थे, इसकी रत्न देखो सभी में कॉमन है, तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं रत्न। ठीक है, यहां से अपन ये शब्द लेते हैं, यहां से ये शब्द लेते हैं, और यहां से ये शब्द लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, रत्न सादर। ठीक है, ये आ गई आपके सामने हमारी नन्ही सी मुन्नी सी प्यारी सी ट्रिक। ठीक है, अब क्या करना है, रत्न सागर, रत्न दधी, रत्न रंजक, दैट्स ऑल। यही है तरीका याद करने का, भूलोगे नहीं। ठीक है ना, तो रत्न सागर से याद कर लेना। तो ये रत्न सागर, रत्न दधी, रत्न रंजक, देखो समुद्र के पर्यायवाची के रूप में इसको लेकर और बताया है। क्यों, ये बताते हैं कि ये समुद्र के जितना इतना बड़ा होगा, है ना। क्या भाई ये मैसेज कैसे आ रहा है, कहीं कोई समस्या है क्या? सही तो चल रहा है सब। समझा रहे भाई, देखो नया नया मोड होता है ना, तो ये सारी चीजें होती है। 1 मिनट, अभी देखते हैं इसमें कहाँ समस्या है। अपन थे यहाँ, ठीक है, इस स्लाइड का काम नहीं है। ये आता ही है शायद, देखते हैं, देख लेंगे इसको। चलिए अपन जो है अभी पढ़ते हैं। ये जो है साथियों बख्तियार खिलजी है, बख्तियार खिलजी। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था, और इसने मतलब यहाँ के आप विक्रमशिला को देख लो या नालंदा को देख लो, इनको सबको जलाने का काम इसने ही किया। ठीक है, ये पता नहीं इसके दिमाग में क्या फितूर था जो सारे के सारे विश्वविद्यालय जला दिए। तो ये एक दृश्य ऐसा ही बताया गया है, ये आपके नालंदा विश्वविद्यालय का ही दृश्य बताया गया है। और ये नालंदा का नहीं है, लेकिन कोई पुस्तकालय यदि जलता है तो किताबों और ये जलता हुआ दृश्य जिसे आप समझ सके कि पुस्तकालय को यहाँ पे जला दिया गया था। अब साथियों इसके पीछे स्टोरी यह है, एक किंवदंती है, उसमें कहा जाता है
कि बख्तियारुद्दीन खिलजी है ना, वो एक समय बहुत बीमार हुआ तो उसने मतलब अपने जो नीम हकीम जितने भी थे उन सभी को बुलाया, और सभी को बुलाने के बाद भी उसका इलाज न हो पाया व्यवस्थित तरीके से, और उसके मरने की नौबत तक आ गई। तो किसी ने इसे सलाह दी कि आपको जो है भारत में बहुत बढ़िया वहां चिकित्सा शास्त्र वगैरह सिखाया जाता है, तो वहां से किसी आचार्य या किसी चिकित्सक या वैद्य को बुलाकर इलाज करवा देना चाहिए। तो वहां से बताते हैं उस किंवदंती के अनुसार कि राहुल मित्र तो नहीं, राहुल बंधु नाम से कोई ऐसा चिकित्सक था, उसे वहां पे बुलाया गया। अब देखो राहुल मित्र तो नहीं हो सकता, क्योंकि राहुल मित्र तो इत सिंह के समय थे, ठीक है ना, तो वो तो नहीं हो सकते, लेकिन राहुल भद्र या ऐसा कोई नाम था जिनको बुलाया गया वहां। तो वहां पे उनको बुलाकर उनको पाबंद किया गया कि आप मेरा इलाज करें, लेकिन आप भारत में प्रयुक्त होने वाली कोई भी दवाई या उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते, कोई भी उस दवाई या उस नुस्खे का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब देखो चुकोड़ी खोपड़ी है कि कौन है, ठीक भी होनो मरने में पड़ियो, और तो भी क्या बाद दवाई कौन कर सको, और अटूंग थे इलाज करना, यहीं की दवाई से इलाज करना है। अब राहुल भद्र जो थे वो भी टेंशन में कि आदमी है कि ताम जाम है कि ऐसे कैसे इलाज होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इसके लिए थोड़ा सा समय दो, मैं जो कुछ इलाज आपका जरूर करूंगा, कुछ तरीका देखते हैं। फिर उन्होंने क्या किया, बख्तियार खिलजी को कुरान शरीफ ला कर दी। कुरान शरीफ वैसे इनके लिए मुस्लिम संप्रदाय का पवित्र ग्रंथ है, तो कुरान शरीफ ला कर दी और कहा कि इसका नियमित रूप से आप रोज वाचन करें, आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, वो भी बख्तियार खिलजी कहे कि यार ये कैसी बात है, चलो जब मरने से बेहतर है ये कर लिया जाए। तो उन्होंने जो है कुरान पढ़नी शुरू की। अब देखो कोई भी चीज पढ़ते हैं तो जब पन्ना पलटना होता है तो जीभ से थूक लगाने की आदत पड़ी होती है ना, तो वो पन्ने को पलटने के लिए जीभ से अंगुली से ऐसे पलटता गया। अब राहुल भद्र ने बताते हैं कि ये किया था कि कुरान शरीफ के पन्नों पर एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का लेप कर दिया था जो उसकी बीमारी थी उसका, और उससे धीरे धीरे वो ठीक होने लगा। अब देखो मिला तो उसे जीवन दान है ना, भारत के वेद से चिकित्सक से जीवन दान मिला, लेकिन उसके पता नहीं दिमाग में ऐसा क्या हुआ कि मेरे यहाँ के नीम हकीम मतलब इलाज नहीं कर पाए और वहां के लोग आगे निकल रहे हैं, आखिर में इन्होंने ऐसा पढ़ा क्या है, इन्होंने जो भी पढ़ा उसे नष्ट करो। और ऐसे बताते हैं कि यहाँ के जितने भी ये जो अपने पुस्तकालय और ये थे और जितने भी ये विश्वविद्यालय थे, पढ़ने के केंद्र थे, प्रमुख शिक्षा केंद्र, उसको इसने जला दिया। तो ये मतलब किंवदंती है, जो कहीं सुनी बातें होती है उस तरीके से बताया गया है कि इस कारण इसने ये नष्ट करवा दिया था, है ना। प्रमाणिक कोई भी नहीं है इसमें, बस एक जानकारी के लिए आपको बताया है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखें, ये जो व्यक्ति है इसने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। अब देखो नालंदा विश्वविद्यालय में कुल 6 द्वार थे, ठीक है, और प्रत्येक द्वार पर एक द्वार पंडित होता था। ये द्वार पंडित जो होता था ना साथियों, इसका काम था मतलब किसी भी स्टूडेंट को, विद्यार्थी को प्रवेश देना है तो वो डायरेक्ट प्रवेश नहीं ले सकता था, एंट्रेंस एग्जाम होता था, प्रवेश परीक्षा होती थी और बहुत कड़ी प्रवेश परीक्षा होती थी। तो ये द्वार पंडित का काम होता था उसकी कड़ी से कड़ी प्रवेश परीक्षा लेकर उसको अंदर एडमिशन देना है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो पाल वंश के धर्मपाल और देवपाल ने नालंदा के उद्धार में योगदान दिया था, ये थोड़ा सा एक जानकारी एडिशनल आप ध्यान रखें। आज ज्ञान का नेत्र बंद हो गया, संसार सागर से पार लगाने वाली नौका चली गई, ये जो वक्तव्य है, ये जो वाक्यांश है, ये कहा है, ये वाक्य पूरा का पूरा हेनसांग ने कहा है। और ये वाक्य कब कहा है, ये शीलभद्र की मृत्यु पर कहा है। शीलभद्र की मृत्यु पर हेनसांग द्वारा ये चीज कहे गए कि आज ज्ञान का नेत्र हमेशा के लिए बंद हो गया और जो भवसागर से यानी कि इस संसार से पार लगाने वाली नौका थी वो चली गई है। तो ये उसकी मतलब शीलभद्र के प्रति हेनसांग की श्रद्धा थी, इसलिए इसने ये चीज बताई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हाँ, अब ये अभी नालंदा ही अपना चल रहा है। यहाँ पे आप साथियों देखेंगे कि बख्तियार खिलजी ने 1193 के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो है साथियों सन के अंदर बहुत ही ज्यादा विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं और मैंने इसके ऊपर मतलब इतना इस पे सर्च किया है और जब जाकर मुझे जो जानकारी मिली, मैंने किताब में भी यही ऐड किया, मुझे जो जानकारी मिली वो ये है कि तबकात नासिरी के अनुसार जो मिनाज और सिराज की है
तबकात नासिरी के अनुसार 1193 में इसे जलाकर नष्ट किया गया। ये 1193 जो है ना वो किसके अनुसार है? जब अपन को कोई सोर्स मिले तब अपन उसको कह सकते हैं तबकात ए नासिरी के अनुसार। अब कई पुस्तकें 1203 भी बताती है, मतलब एक दो नहीं कई पुस्तकें बताती है 1203, कई 1193 बताती है, कई पुस्तकें 1199 बताती है। अब ये वहां एग्जाम में जो सवाल आता है उसके ऊपर है कि उसके अंदर ऑप्शन क्या है, और यदि 1193 और 1203 और ये दोनों आते हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो कंफ्यूजन वाला होता है, और वो न तो फायदा करेगा न नुकसान, यानी कि वो फिर डिलीट होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो जो चीज थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि तबकात नासिरी के अनुसार 1193 में इसे जलाकर नष्ट कर दिया था। ठीक है ना। बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र का जन्म नालंदा के अंदर हुआ था। यहां से आपको ये चीज ध्यान रखनी है, और इसी के साथ अपना नालंदा विश्वविद्यालय पूरा हुआ। उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो अक्सर पढ़ने में नहीं आती, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं क्योंकि ये कॉमन टॉपिक्स नहीं है, तो वहां पे अपन कम पढ़े होते हैं इन चीजों को। तो यहाँ से मैंने कोशिश की है कि आपको हर पहलू पे बताया जाए कैसे पढ़ना है। अब अगला है साथियों अपना विक्रमशिला विश्वविद्यालय। क्लास मैंने आपको कहा था कि मैं टाइमिंग बढ़ा दूंगा, आप सब यही चाहते थे कि सर टाइमिंग बढ़ाई जाए क्लास की, तो मैंने आपसे ये कहा भी था कि मैं टाइमिंग आपकी बढ़ा दूंगा। तो टाइमिंग देख लो बढ़ गई, क्योंकि अपने पास में अब सुविधा है तो अपन बढ़ा सकते हैं। देखिए अब इसकी जो स्थापना है साथियों पाल शासक धर्मपाल ने की। ये बंगाल के शासक थे वैसे, ये आके टॉपिक पूरा आने वाला है वैसे आगे, है ना, राजपूत कालीन। इसके जस्ट बाद में इसके जस्ट बाद तो नहीं, उसके भी बाद में एक टॉपिक है वो यही है। स्थान भागलपुर गांव का यदि नाम कहो तो अंतिचक गांव कह सकते हो, बिहार के अंदर है। बिहार के अंदर भागलपुर, और गांव यदि पूछ ले तो ध्यान रखना अंतिचक। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना वहां की गई, और की किसने है? धर्मपाल ने की है। ये आपको ध्यान में रखना। 8वीं सदी के लगभग इसकी स्थापना की थी। उपनाम इसका शिला संगम। देखो कैसे याद रखोगे, विक्रमशिला तो शिला संगम इसका उपनाम। ठीक है। नदियां कोसी और गंगा। अब मुझे आप सभी को वैसे पता होगा कि बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है। आपको यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि कोसी और गंगा के संगम पर यह शिला संगम यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय बना हुआ। ठीक है, बना हुआ था। यहाँ पे जो महाविद्यालय थे, देखो एक तो होती यूनिवर्सिटी, एक होती है कॉलेज, तो विश्वविद्यालय के अंतर्गत महाविद्यालय आते। तो यहाँ इसके अंतर्गत जो महाविद्यालय थे उनकी संख्या थी 6। ठीक है। और यहाँ पे जो शिक्षक थे उनकी संख्या बताते हैं कि 108। माला में मोती किता हुआ है कि 108। विक्रमशिला नाम केड़ो है हिंदू लोग भगवान की भक्ति में कहीं जपे कि माला जपे, तो शिक्षक कितना हुई 108। बस चलिए अगली स्लाइड। प्रमुख शिक्षक जो यहाँ पे थे साथियों उनमें से दीपंकर श्रीज्ञान अतीश, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट यही है इसलिए सबसे पहले नंबर पर मैंने इसको ले लिया है, दीपंकर श्रीज्ञान अतीशा। ठीक है, अतीशा अतीश कई जगह मिलेगा। शाक्य श्री भद्र, रक्षित, विरोचन, ज्ञान श्री मित्र, रत्नाकर शांति, रत्न वज्र, रत्न कीर्ति, ये सारे के सारे जो है। देखो अब रत्न से संबंधित पुस्तकालय से संबंधित आता है तो आपको जाना है नालंदा के अंदर, और रत्न से संबंधित कोई व्यक्ति के बारे में पूछते हैं तब आपको आना है विक्रमशिला के अंदर। ठीक है। तो दीपंकर श्रीज्ञान अतीश ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसके बाद में आपके शाक्य श्री भद्र, रक्षित, विरोचन, ज्ञान श्री मित्र, रत्न वज्र, रत्न कीर्ति, रत्नाकर शांति वगैरह ये यहाँ के विद्वान है। ये क्या है कि आप धीरे धीरे इसका अध्ययन करोगे ना तो धीरे धीरे बढ़िया इंटरेस्ट लेकर पढ़ना, अच्छा टॉपिक है और ये जानकारी होनी भी चाहिए अपन को। अब इसके बारे में बताते हैं कि 1203 में बख्तियार खिलजी ने इसे जलाकर नष्ट कर दिया था, और ये जानकारी भी तबकात ए नासिरी मिनाज सिराज, ठीक है, उसकी दो के अंदर बहुत कंफ्यूज होते हैं विद्यार्थी, क्योंकि मैं भी होता था। एक तो तबकात नासिरी मिनाज सिराज और एक ताजुल मासिर हसन निजामी। ये जो दो ग्रंथ ऐसे थे, दो पुस्तकें ऐसी थी जिसको हमेशा कंफ्यूज करती थी और मोस्ट इंपोर्टेंट रहती थी, हमेशा प्रश्न इनमें से बनते ही बनते हैं। ठीक है। अब ये देखो, ये जो है बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का प्रमुख केंद्र था।
ठीक है। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा, ये शाखा याद रखना, क्योंकि हीनयान महायान तो आप सभी पढ़े हैं आपने कि दो भागों में, दो शाखाओं में विभक्त हुआ, लेकिन वज्रयान शाखा का प्रमुख केंद्र था, इसको ध्यान रखना। ठीक है। स्नातकों को यहाँ पे उपाधियां दी जाती थी, जिसमें से तर्क चक्रवर्ती, तर्कालंकार और तर्क पंडित, तर्क पंडित भी कह सकते हो, डायरेक्ट पंडित भी कह सकते हो। वैसे तर्क इसलिए लगता है क्योंकि विद्वान, देखो कोई आदमी तर्क देना तब सीखेगा जब उसके पास में कोई ज्ञान होगा, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही विश्वविद्यालय में या विद्यालय में या कहीं भी पढ़ने जाया जाता है, और उसके बाद में उसके जो तर्क होते हैं ना वो सुतर्क हो जाते हैं, नहीं तो फिर कुतर्क तो कोई भी दे सकता है। तो यहाँ पे ये उपाधियां देने का मतलब तर्क चक्रवर्ती, तर्कालंकार, तर्क पंडित, या पंडित जो है, पंडित भी किसे कहेंगे जो मतलब पढ़ पढ़ के पंडित हो गया, तो ये यहाँ पे स्नातक को उपाधि दी जाती थी। ठीक है, विक्रमशिला की बात हो रही थी। अब आ जाते हैं, अब आगे देखो कम कम है। अब वल्लभी, वल्लभी जो है ना साथियों, वो आपके है गुजरात के अंदर। ठीक है, जीजे गुजरात के नंबर है। काठियावाड़ गुजरात का प्रमुख शिक्षा केंद्र था ये। इसकी स्थापना जो थी वो मैत्रक वंश के ध्रुवसेन की बहन की पुत्री, यानी कि ध्रुवसेन की बहन की पुत्री, यानी इसके क्या हुई, ध्रुवसेन की भांजी हो गई ना, बहन की पुत्री है तो क्या हुई, भांजी हुई। तो ध्रुवसेन की बहन की पुत्री दद्दा ने किया था। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से निकलता क्या है, दद्दा और मैत्रक वंश ध्यान रखना। ध्रुवसेन भले नहीं भी पूछे तो मैत्रक वंश जरूर ध्यान रखना। अब मैंने आपको कहा था कि वल्लभी के अंदर अपन गुणमती और स्थिरमती वापस पढ़ेंगे, तो स्थिरमती और गुणमती का संबंध वल्लभी शिक्षा केंद्र से भी था। यहाँ पे बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा का प्रमुख केंद्र था, यानी कि हीनयान शाखा से संबंधित ज्यादा यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। चलिए, इस क्लास में आपके बहुत सारे प्रश्न बनने की संभावना रहती है, फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों। अब आते हैं अपन आदेंतपुरी विश्वविद्यालय। आदेंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बताते हैं कि पाल शासक गोपाल या धर्मपाल ने की। अब कुछ पुस्तकें गोपाल बताती है, गोपाल एक तरह का स्वतंत्र शासक था जो जनता द्वारा बनाया गया शासक था, और कुछ बताती है धर्मपाल। अब धर्मपाल के बारे में जो जानकारी मिलती है वो तिब्बती बौद्ध भिक्षु था वो स्टोन, उसके अनुसार इसकी स्थापना धर्मपाल ने की है, और बाकी जो है गोपाल बताते हैं। तो कई जगह धर्मपाल मिलेगा, कई जगह गोपाल मिलेगा। कई जने इस धर्मपाल की तुलना देवपाल से भी करते हैं। जो चीज थी मैंने आपको स्पष्ट यहाँ पे बता दी है। देखो, इसका संचालन जो है भिक्षु संघ द्वारा किया जाता था, बहुत भिक्षु जो संघ था उनके द्वारा यहाँ पे किया जाता था। प्रभाकर नामक विद्वान का संबंध भी वल्लभी से वल्लभी के आदेंतपुरी से था। इसे भी बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। देखो, तीसरा है जिसे बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया है, आदेंतपुरी को भी बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। ठीक है, इसकी पर्याप्त खुदाई न होने के कारण ये जो है ना साथियों, ये बार बार मैसेज क्यों आ रहा है, इसकी पर्याप्त खुदाई न होने के कारण जो है इसकी पूरी जानकारी अभी भी नहीं मिल पाती है कि इसके अंदर मतलब क्या चीज कैसे रही होगी। तो बताते ये है कि ये बहुत विशाल था, हो सकता है कि सबसे विशाल हो, लेकिन इसकी पर्याप्त खुदाई न हो पाई, तो इसकी जानकारी अभी भी अपन के पास में, अपने पास क्या किसी के पास में नहीं है, जितनी जानकारी है वो इतनी ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बख्तियार खिलजी ने इसे नष्ट कर दिया था, इसकी पर्याप्त खुदाई न होने के कारण इसकी जानकारी नहीं है। अब अन्य जो शिक्षा के केंद्र जिससे एक एक दो सवाल बनते हैं, उनमें से आपको ध्यान रखना है कि हिंदू धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र काशी था, बनारस भी अपन ने पढ़ा है। गुजरात में हिंदू व बौद्ध और जैन, मुख्यतया जैन का बहुत प्रभाव यहाँ पे रहा, और जैन धर्म का प्रमुख केंद्र अनिल पाटन। और अनिल पाटन गुजरात के जो चालुक्य थे उनकी राजधानी भी रही है अनिल पाटन, जिसमें आपके मूल राज से शुरू होता है इनका वंश। इसकी ट्रिक भी है मुबिक जगू अमुबी, मैं बताऊंगा, ये आपके है, पढ़ना है आपको, मुबिक जगू अमुबी और धर्मपाल, ये इनकी थी ना गोद देवी का नाम, इस तरीके से ट्रिक है, बहुत सारी है। चंदेल वंश की भी है, गहड़वाल वंश की भी है, सबकी ट्रिक है, कश्मीर के जो वंश है उनकी भी है, सभी, और मैं सभी देने वाला हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं रखूंगा, सभी आपको बताने वाला हूं। अब देखो, परमारों की राजधानी धारा, ये परमार भी आपको पढ़ने हैं, भोज परमार वगैरह ये सब पढ़ने हैं। परमारों की राजधानी धारा भी प्रमुख शिक्षा केंद्र थी। ठीक है, दक्षिण भारत में यदि शिक्षा केंद्र प्रमुख यदि पूछा जाए तो कांची, जो पल्लवों से संबंधित था, पल्लवों की राजधानी थी, पल्लव वंश की। ठीक है, तो ये थोड़ी जानकारी जो है आप सभी को ध्यान में रखनी है। काफी सारे हिस्ट्री के विद्यार्थी, हिस्ट्री के क्या सभी सब्जेक्ट के विद्यार्थी, आज नेट का रिजल्ट आया है,
तो काफी लोग जो है नेट क्वालिफाई हुए होंगे। नेट अपने आप में बहुत एक मानी हुई डिग्री मानी जाती है, क्योंकि टॉप 6% को मिलती है ये, वो भी ऑल इंडिया भारत के अंदर। तो एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। हालांकि मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, 2 बार मेरी क्लियर हो चुकी है नेट, 2 बार पहले ही। तो अब बार बार देने की इच्छा नहीं होती, एक ही। अब तो क्या है कि आप लोगों के लिए सेवा करते हैं, लगे रहते हैं, इसमें समय भी इतना सेट नहीं हो पाता। लेकिन जिन विद्यार्थियों की हुई है उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बहुत वजन वाली डिग्री आपके पास में आ चुकी है, नेट है, यानी कि आपके सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड है। तो ये आप लोगों को शुभकामनाएं हैं मेरी, जिनके भी नेट क्लियर हो गई, क्वालिफाई कर लिया है। बहुत बढ़िया, आपके लिए कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी, अब वैकेंसी के द्वार खुल चुके हैं, ठीक है ना। कोई भी द्वार पंडित आपको सताएगा नहीं, आप वहां पे डिग्री बता देना द्वार पंडित को। चलिए, ये जानकारी साथियों आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो यहाँ पे ये जो है, यहाँ मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा। ये स्लाइड स्पेशली आपके लिए ऐड की है। अब इसमें यदि देखा जाए साथियों कि तक्षशिला की स्थिति यदि देखा जाए, अभी अपन ने जो नक्शा पढ़ा देखा था उसमें भी आप देखेंगे कि तक्षशिला यहाँ है, ठीक है ना। ये स्लाइड में वैसे दूंगा आपको, तो आप अच्छी तरीके से देख लेना। इसमें आपके कई सारे महाजनपद जो है वो भी दर्शाए गए हैं सारे के सारे। यदि आप नालंदा की बात करते हैं तो ये देखो, ये नालंदा, यहाँ मगध मैंने कहा ना राजगिरी के पास में, अभी बताया था आपको, तो ये नालंदा है। यदि काशी की बात करते हैं तो ये काशी यहाँ पे दे रखा है। बहुत सारी चीजें जो है वो आपके, अवंती का अभी प्रसेनजीत अपन ने आगे पढ़ा था, कौशल का प्रसेनजीत था, तो ये देखो अवंती यहाँ दे रखा है। इस तरीके से आपको काफी सारी चीजें इसमें से, इस नक्शे में से समझने को मिल जाएगी। तो महाजनपद काल की ज्यादा इसमें जानकारी है। यहाँ पे नक्शे में लिख भी रखा है कि प्राचीन काल से पूर्व मध्यकाल तक वैदिक और महाजनपद काल। तो महाजनपद कालीन नक्शे से आप इसी चीज को समझ सकते हो कि यहाँ पे कहाँ पे क्या है। वैसे आपको जो प्रमुख शिक्षा केंद्र वाला स्पेशली नक्शा बताया आगे, वो ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। अब ये जो है साथियों, ये वर्तमान नालंदा विश्वविद्यालय, जो वर्तमान अब वहां यूनिवर्सिटी बन रही है ना, वो मतलब पुरानी नालंदा विश्वविद्यालय के तर्ज पे उसके जैसे की जैसे बनाने की कोशिश की गई है। तो ये देखो, ये जो है इसका एरियल व्यू बताया गया है। और ये देखिए, ये देख लीजिए इस तरीके की, मतलब ये वर्तमान नालंदा यूनिवर्सिटी के फोटो है। और ये यहाँ से जो है एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, जो ये देखिए सीढ़ियां वगैरह पूरी उस तरीके से ही ली गई है। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है नालंदा यूनिवर्सिटी। तो ये चीज आपके लिए मैंने स्पेशली, मैं कहा वर्तमान में जो है इसको कैसे तैयार किया गया है, वो चीज भी आपको पता चले, ताकि आपके दिमाग में जो एक पिक्चर फिट हो जाएगी कि हाँ ये चीज ऐसे है। नालंदा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पढ़ने की दृष्टि से, ठीक है। चलिए, ये स्लाइड्स में अवेलेबल करवा दूंगा। और ये अपनी है अंतिम, यानी कि अब जाकर ये क्लास जो है लगभग कितने 47-48 मिनट की क्लास हो चुकी है। और क्योंकि समय तो बढ़ना है, देखो चीज जब क्वालिटी मेंटेन करते हैं तो फिर समय जो है लगता है, जिसमें अपन ने कोई भी अनावश्यक बात नहीं की। ये 47 मिनट की क्लास लगभग 2.5 घंटे की हो सकती थी यदि इसको मैं लाइव लेता, या एक एक लाइन को मैं लिखता यहाँ पे और फिर अपनी विद्वता साबित करता कि देखो मुझे इतना याद है। फिर उसमें क्या होता है कि विद्यार्थियों का समय बहुत जाता है, शिक्षक का कुछ नहीं जाता। एक वो गीत है ना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, वो वाली चीज है। कुछ विद्यार्थियों की सोच, कुछ विद्यार्थी सोचते होंगे कि यदि एक एक लाइन लिखी जाए तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर हो। लेकिन बेहतर ये है कि ये चीज, डिजिटल बोर्ड का मतलब क्या है, डिजिटल बोर्ड में भी एक एक लाइन लिखनी है, तो इससे अच्छा तो फिर वो पुराना बोर्ड ही था। तो वहां पे, यहाँ पे तो आपको मतलब समझना ज्यादा से ज्यादा और आपको याद करना है। मेरे क्लास लेने का मैं मुख्य उद्देश्य जो होता है, विद्यार्थियों को सिलेक्टिव मैटर और सीधा याद करवाया जाए क्लास के अंदर, ताकि उन्हें बार बार उस चीज को समय इतना व्यर्थ न करना पड़े। और यही कोशिश रहती है कि वो कैसे भी करके फटाफट याद करें। बाकी स्लाइड बनाने में और इसमें मेरा तो समय ऐसे का ऐसे लगता है, क्यों मेरा तो समय जाएगा, स्लाइड बनानी है तो लगभग 2-2.5 घंटे चले जाते हैं। एक एक चीज बढ़िया तरीके से बतानी पड़ती है आपको। लेकिन विद्यार्थियों के लिए सहूलियत हो जाती है। क्या सहूलियत होती है कि कम से कम उनके 2 से 2.5 घंटे बच जाते हैं, और उसमें इनको मतलब कम समय में बहुत अधिक मैटर मिल जाता है। तो साथियों, कल वापस मिलेंगे अपन एक बढ़िया सी क्लास के साथ में, क्रमबद्ध तरीके से ही चलेंगे। और लगभग आज जो है, ये अगर पुराना बोर्ड होता तो ये 2 दिन की क्लास थी, जो आपके आज 1 दिन में दे दी है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि व्यवस्थित तरीके से आज और अच्छा भी लगा होगा आपको। अपने आपकी स्कूल व्याख्याता की तो पहली क्लास आई है इसके ऊपर, सेकंड ग्रेड की तो पहले भी दी है। आपकी स्कूल व्याख्याता की अपने डिजिटल बोर्ड पर यह पहली क्लास थी। तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, मौज करो, राज करो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।